सो आज मैंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है और मैंने आज पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखी है कि कोई चीज आज मिस ना हो। और आपको एक जो पूरी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बताऊंगा, पूरी आपको एक चट्टा खट्टा खोल के सामने रखूंगा। बस एंड पे डिसाइड आप लोगों ने करना है। सो पहला जो मेरी स्क्रिप्ट जहां से शुरू होती है, अब पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो डिफीट हुई है उसको 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ जो है ना एक नाम का ट्रेंड चला हुआ है, वो है बाबर आजम। कोई कह रहा है कि हर बात के ऊपर बाबर आजम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि बाकी प्लेयर्स ने क्या किया है। तो ये वो आज इस पे सारी वीडियो वाली बात होगी हमारी। लेकिन आज हम किसी फैन बेस के ऊपर बात नहीं कर रहे। हम आज बात करेंगे एक क्रिकेट की तरफ खड़े होकर कि हमने अगर मैं या आप क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। हमने किसी की साइड लेकर बात नहीं करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि क्रिकेट जो है ना उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। हर प्लेयर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब टीम जीतती है ना, तो सबसे पहले ट्रॉफी जो है ना वो कप्तान उठाता है। और जब टीम हारती है ना, तो सबसे पहला सवाल भी कप्तान से होता है। और यहां सिर्फ कप्तान ही नहीं, बाबर आजम पाकिस्तान का इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली मोस्ट सीनियर और मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है। ठीक हो गया, इसलिए एक्सपेक्टेशन भी उससे ज्यादा ही होती है। ये बात किसी पर्सनल पसंद या नापसंद की नहीं हो रही, ये लीडरशिप की रियलिटी है, ये फैक्ट है और इससे आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते। अब चलिए उस लम्हे की तरफ जहां से असल कंट्रोवर्सी शुरू हुई। पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 100 के आसपास जो है ना वो रन चाहिए थे। ठीक हो गया, विकेट्स गिर चुकी थी, प्रेशर भी था, लेकिन मैच अभी भी पाकिस्तान के हाथ में था। ये मैं आपको आगे आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और उसी वक्त सबको उम्मीद थी, मेरा ख्याल है कि मेरे समेत आप सबके उम्मीद थी कि ये मैच बाबर आजम फ्रंट से लीड करेगा और ये मैच हमें जितवा के देगा। लेकिन हुआ तो बिल्कुल उल्टा, उसके ऐसे ही हुआ ना। टेल एंडर्स पूरे पूरे ओवर खेलते रहे हैं और पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान का हिस्ट्री का और कह लें कि इस टेन्योर का सबसे बेस्ट प्लेयर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़ा हुआ है। ये वही पॉइंट था जिसने हर फैन को, हर क्रिकेट का जो फैन है, जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट का दर्द रखता है, उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया। कोई गारंटी नहीं थी कि बाबर आजम मैच जितवा सकता है, लेकिन फैन को कम से कम ये लगता था कि अगर बाबर आजम कोशिश करे, लीड फ्रंट से करे, तो शायद हम ये मैच जीत जाएं। और अगर ये एग्रेसिव शॉट्स खेलते हुए भी आउट हो जाता है, तब भी लोग कहते यार कैप्टन ने मैच जीतने की कोशिश की थी, उसने अपनी एफर्ट की है, एट द एंड हार जीत होती है। लेकिन जब हमें कोई अटेम्प्ट नजर नहीं आई, कोई वो कह लेना कि वो हमें वो चीज नजर ही नहीं आई कि बाबर आजम ने कोशिश की हो कि मैच मैं लेके चलता हूं, मैच को बनाता हूं मैं, ऐसी कोशिश हमें नजर ही नहीं आई। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिस्कशन आज का नहीं, काफी एनालिस्ट और एक्स जो है ना खिलाड़ी पिछले कई सालों से एक बात रिपीट करते आ रहे हैं कि
प्रेशर सिचुएशन में बाबर आजम अक्सर जो है ना वो सर्वाइवल मूड में आ जाता है और डिफेंसिव में चला जाता है। और जब टीम को किसी हीरो की जरूरत होती है ना कि आपने हीरो बन के लीड करना है, तो वो रिस्क लेना छोड़ देता है, वो रिस्क नहीं लेता, इनिंग को स्ट्रेच करता है, लंबा करने लग जाता है। इसी वजह से इसको सेल्फिश बैटिंग वाली जो है ना डिबेट भी बार बार जो है ना वो छिड़ती है कि बाबर आजम जो है ना वो डिफेंसिव में आ जाता है और वो अपनी बैटिंग पे लग जाता है। अच्छा, ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं है। बताया गया कि अंडर 19 डेज में एक कोच ने ड्रेसिंग रूम के अंदर बाबर को ये कहा था कि अगर पाकिस्तान के लिए खेलना है तो इंडिविजुअल इनिंग की बजाय टीम के लिए खेलना सीखो। यानी कि ये बात आज की नहीं है, ये बात अंडर 19 से चल रही है। तो अब ये बात से आप एग्री करें या ना करें, लेकिन ये बात सच है। अच्छा, अब एक बात जरूरी है कि आज भी सोशल मीडिया के ऊपर वही डिस्कशन दोबारा चल रही है कि एक जमाना था जब टेल एंडर्स क्रीज पर आते थे तो सीनियर बैट्समैन स्ट्राइक जो है वो अपने पास रखते थे, उनको सिर्फ अपने साथ खिलाते थे और टेल एंडर सिर्फ एक या दो बॉल खेलने के लिए होता था, बाकी पूरा ओवर जो था वो सीनियर प्लेयर ही खेलते थे जब ऐसी जो है ना सिचुएशन बनती थी। तो ये टेस्ट क्रिकेट का एक फार्मूला है। ये अगर आप टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं और टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं तो आपको ऐसी बेशुमार जो है ना चीजें भरी पड़ी हैं जिसमें एक सीनियर प्लेयर ने टेल एंडर को अपने साथ खिलाया है। अभी सिंपल सी एग्जांपल है बेन स्टोक की, जो उसकी जिंदगी की एक शानदार इनिंग बन गई है, जो हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में याद रखी जाएगी बेन स्टोक की। तो ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सीन उल्टा नजर आया। यहाँ पे तो सीनियर प्लेयर ने कोशिश भी नहीं की कि स्ट्राइक में अपने पास रखूं, क्योंकि अभी बहुत दिन पड़े, अभी एक दिन पड़ा हुआ है और अभी ये आधा दिन ये पड़ा हुआ है और एक दिन और पड़ा, यानी कि 1.5 दिन पड़ा हुआ है उसके पास। तो उसने ट्राई भी नहीं की कि यार 1.5 दिन पड़ा है, मैं अगर जितना मर्जी डिफेंसिव खेलूं पर स्ट्राइक में अपने पास रखूं तो हम मैच जीत सकते हैं। अच्छा, अब इस मैच का एक और बड़ा अच्छा कह लेंगे शॉकिंग मोमेंट है कि शान मसूद की जो है ना उंगली वो इंजर्ड होगी, फ्रैक्चर होगी। अब यहाँ एक लॉजिकली एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थी, यानी कि जब आपको पता है कि मेरा एक वो खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो गया है और वो अब ज्यादा पावर शॉट्स नहीं खेल सकता, शान सिर्फ एक या दो बॉल सरवाइव करते हैं और बाबर मैक्सिमम स्ट्राइक लेता। अब आपको एक पता है ना कि मेरा साथी प्लेयर इंजर्ड हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ आया है मजबूरी में कि बाबर मेरा साथ देगा, बाबर सिर्फ मुझे एक रोटेशन में रखेगा कि मैं ओवर की एक दो बॉल खेलूंगा आराम से और मैं बाबर को स्ट्राइक दूंगा और हम लेके चलेंगे। अब यहां पर भी इंजर्ड बैटर जो है वो ज्यादा बॉल फेस कर रहा है और बाबर आजम जो है वो पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेकर उसको फेस कराते हैं कि जी आप खेलो, जबकि बाबर आजम को पता है कि शान मसूद जो है वो इंजर्ड है, उसकी उंगली फ्रैक्चर हुई हुई है, उसको शॉट नहीं लगनी क्योंकि हार्ड बॉल है, आके जब लगती है ना बैट के ऊपर तो हाथ पूरा कांपता है और आपके पास फ्रैक्चर हुआ और आपको कोई आगे इस तरह कर दे तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। आपने अब खुद इसको करना है, खुद सोचना है। अच्छा जी, अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जब ये सब ग्राउंड पर हो रहा था तो ड्रेसिंग रूम में कोई मैसेज क्यों नहीं गया? अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे। अब वहां पे सरफराज अहमद कोच थे, उमर गुल थे, असिस्टेंट कोच थे और भी, या फिर मैनेजमेंट के और जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, क्या किसी ने
ये नहीं कहा कि जो स्ट्राइक है रोटेट ना करो, अपने पास ज्यादा स्ट्राइक रखो, टेल को बचाओ। अब मैं एक मिनट अब बात करता हूं कि गलती अगर बाबर आजम की यहां पर है ना, तो अगर 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 कह रहा हूं मैं, अगर सरफराज अहमद ने, उमर गुल ने, या और जो मैनेजमेंट के बंदे थे, और जो खिलाड़ी हैं, उनमें से अगर किसी ने नहीं ना बताया, तो फिर ये एक लम्हा फिक्र है, फिक्र है हमारे लिए। एक हमारे लिए ऐसा फिक्र बन गई ना, परेशानी बन गई है कि हमें हमारे जो कोच हैं वो बताने वाले भी नहीं है। वो सिर्फ गुणवत्ता बन के और एक रोबोट बन के बैठे हुए हैं। अब इस पॉइंट पर कोचिंग स्टाफ भी डिस्कशन में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं, क्या कोच ने नहीं बताया, क्या असिस्टेंट कोच ने नहीं बताया, क्या मैनेजमेंट ने नहीं बताया, तो अब उनकी यहाँ पे शामिल करते हैं हम बहस के अंदर। या तो फिर कम्युनिकेशन वीक है, ठीक है, या फिर ड्रेसिंग रूम में अथॉरिटी की कमी है कि कोच के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो कप्तान को बता सके कि भाई आपने अब ये करना है, आप ये क्यों कर रहे हैं। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं है, अब बात नंबर्स की है। और यकीन मानिए कि स्टैट्स अब आप देखने वाले हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट की असल बीमार जो है ना, बीमारी को एक्सपोज करता है। लेकिन जैसे ही इनिंग जो है ना, दूसरी इनिंग में जो प्रेशर बना, ऊपर से आउट हुए, तो परफॉर्मेंस हमारी अचानक गिर जाती है। एक ग्राफिक सामने आया जिसमें पाकिस्तान की बैटर्स की जो है ना फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की जो है ना एवरेज कंपेयर की गई, और नंबर देखकर सबसे पहला शौक ये मिला कि इमामुल हक पहली इनिंग में जो है ना लगभग उनकी एवरेज 54 थी, लेकिन सेकंड इनिंग में 3.5 की उनकी एवरेज थी। जी हाँ, ये अब सच है। अब ये सिर्फ पुअर फॉर्म नहीं है, ये प्रेशर हैंडल ना करने की निशानी है। अब पहली इनिंग में तो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो आता है अपनी गेम खेलता है। अब प्रेशर कहाँ बनता है, जब आपने पता होता है आपको कि मैंने अब इतना टारगेट चेस करना है और उसमें अब मेरी कंट्रीब्यूशन क्या होनी है, यहां से प्रेशर बन गया ना। तो असल गेम जो होती है वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट में होती है दूसरी इनिंग में, चाहे वो कोई भी टीम खेल रही हो, चाहे वो टारगेट सेट कर रही हो या वो टारगेट अचीव कर रही हो, दोनों में प्रेशर होता है। अच्छा, अब अब्दुल्ला शफीक की बात करें, फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक एवरेज, लेकिन दूसरी इनिंग में फिर डिक्लाइन, यानी प्रेशर बढ़ता है, परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है हमारी। अब बात करें अजान अवैस की, अब यंग प्लेयर है, इस स्टेज पर उसको बुरा भला कहना या उसको क्रिटिसाइज करना या टारगेट करना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। लेकिन उम्मीद ये जरूर थी कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है ना एक अच्छी इनिंग, लंबी इनिंग खेलकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो क्योंकि टैलेंट उसके पास है, वो टैलेंटेड प्लेयर है, और बस एक कंसिस्टेंसी सी जो है ना उसको चाहिए। और उसके बारे में हम सिर्फ अब इतना ही कहेंगे, क्योंकि वो अभी अ, एक ग्रूमिंग पीरियड में चल रहा है, उसके खिलाफ हम या उसके बारे में हम क्या बात करें। अच्छा, शायद पाकिस्तान की सबसे जो है ना नेचुरली गिफ्टेड बैटर में से एक सैम अयूब है, क्योंकि जिस तरह की वो से एक गॉड गिफ्टेड वो प्लेयर है। तो लेकिन कभी वो बॉलिंग, कभी एक्सपेरिमेंट, और कभी जो है ना उसको यही नहीं पता था कि मेरा टीम के अंदर रोल क्या है। मेरा टीम के अंदर बॉल जो रोल है वो एज अ बॉलर है या एज अ बैट्समैन है, वो उसका फोकस ही नहीं होता। और इसी वजह से जो है ना प्रेशर सिचुएशन में उसकी एवरेज भी जो है ना हमेशा डिसअपॉइंट रही है, और उसने डिसअपॉइंट किया। अब शान मसूद की एवरेज जो है ना वो परफेक्ट है, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव चीज नजर आती है कि वो अटैकिंग इंटेंट दिखाने की कोशिश करता है। अगर आपने उसकी पहली इनिंग देखी हो तो वो जिस तरह उसने आके आते साथ ही चार्ज किया और अपना इंटेंट शो किया,
तो नजर आया कि यार कोई करने आया है। हर बार सक्सेसफुल कोई भी नहीं होता, लेकिन अप्रोच और पॉजिटिव हो तो आपको नजर आ जाता है कि यार ये बंदा कुछ करने आया था। होना ना होना वो बात की बात है, वो किसी के साथ भी होता है। तो सिर्फ हमारा बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि इंटेंट पता होना चाहिए कि अब फलां प्लेयर का इंटेंट क्या नजर आया है, वो करने क्या आया था। अब आ जाते हैं उस नाम पर जिसके लिए पूरी डिबेट चल रही है, बाबर आजम। अब नंबर्स के मुताबिक फर्स्ट इनिंग में उसकी एवरेज आउटस्टैंडिंग थी और सेकंड इनिंग में भी अब बाकी प्लेयर से बेहतर नजर आती है। इनके आप अगर ऑन पेपर देखें तो बाबर आजम दोनों इनिंग्स में अच्छा नजर आया। अब यही से एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, जब एबिलिटी भी है, टेक्निक भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो पिच पर मैच विनिंग सिचुएशन में जब आप आते हो तो वो इनिंग क्यों नहीं आती, यानी कि हमें वो मैच विनिंग इनिंग क्यों नहीं मिलती, वो क्यों ऐसा हो जाता है कि वो अब डिफेंसिव मूड में चला गया, वो अब सेल्फिश जिसे हम कह रहे हैं बैटिंग उस पर आ जाता है, क्यों। अब मसला टैलेंट का नहीं है, शायद मेंटालिटी का है। कभी कभी लगता है कि बाबा आजम खुद ही अपने अंदर एक मेंटल ब्लॉक उसने क्रिएट कर लिया है और इसी वजह से जो है ना वो रिस्क जो है ना वो बहुत कम लेता है, वो डिफेंसिव में आता है, सेफ क्रिकेट को चूज करता है कि यार बस मैं अपने आप को सेव कर लूं किसी तरह। अभी हमें जो मैच में नजर जो हुई है ना कि उसने सिर्फ अपने आप को सेव किया है। हर ग्रेट प्लेयर की जो है ना जिंदगी में एक मेंटोर आता है जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जो उसको कहता है कि यार यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। और कभी भी लगता है कि बाबर को भी ऐसे ही किसी मेंटोर की जरूरत है जो उसके अंदर का जो एक खौफ है ना वो बाहर निकाले, कि उसके अंदर उसकी काउंसलिंग हो, कि उसको पता हो यार मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। अब एक और मिसकंसेप्शन है वो भी क्लियर कर दूं। अच्छा, कई लोग समझते हैं कि सलमान अली आगा को जो है ना क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा या जाता, लेकिन रियलिटी ये है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर की थी उतनी ही सलमान अली आगा की भी थी। सीनियर प्लेयर्स होने के मुताबिक सिर्फ रन बनाना नहीं होता, प्रेशर ऑब्जर्व करना भी होता है। और जब टीम कोलैप्स करती है ना तो जिम्मेदारी सब पर इक्वली आती है, ये एक फैक्ट है। मोहम्मद रिजवान को देख लें या सऊद शकील को देख लें, दोनों टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं, लेकिन दूसरी इनिंग के नंबर्स यहां भी नीचे आते हैं। यानी कि आप सऊद शकील तो इस मैच में नहीं खेला, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील अगर दोनों की भी हम एवरेज बात करें तो उन दोनों का भी यही मसला है कि फर्स्ट इनिंग में वो सही है, जब प्रेशर इनिंग होती है उसमें उनकी जो है ना एवरेज, उनकी हर चीज ही नीचे आती है। अब अगर इस मैच में किसी प्लेयर की बैटिंग ने सबसे ज्यादा दिमाग खाया ना और डैमेज किया है तो वो आमिर जमाल थे। जब विकेट बचाने की जरूरत थी उन्हें उसने बिला वजह शॉट्स खेली हैं और वहीं से क्रैप्स शुरू हो गया। बॉलिंग में भी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई, कोई एक्यूरेसी नजर नहीं आई, कोई लाइन नजर नहीं आई। तो कभी अच्छी बॉल पड़ के बंदा आउट होता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह की इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो उसके अंदर है कि उसने जो है ना मैच का रुख बदलने में बड़ा उसका भी हाथ है। अच्छा, अब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कैप्टन ने भी बात की, मैनेजमेंट ने भी, लेकिन फैंस की एक ही कंप्लेन थी कि हर डिफीट के बाद वही ओल्ड लाइंस क्यों बोलते हैं। हम बैठकर बात करेंगे, हम मिस्टेक इम्प्रूव करेंगे, अगला मैच हम अच्छा खेलेंगे, फैंस अब हम प्रॉमिस करते हैं हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे,
हम अपनी गलतियों को देख रहे हैं, गलतियों को बैठ के डिस्कस करेंगे। ये ये पुरानी बातें हर बार लेके बैठना ज़रूरी है? तो अब सवाल सिर्फ एंड पे करते हैं, यही है कि पाकिस्तान इस डिफीट से कुछ सीखेगा या फिर दूसरे टेस्ट में भी वही हमारा होगा कि जब प्रेशर आएगा तो हम इतर बितर हो जाएंगे, हमें खेलना भूल जाएगा। तो एक बात तो तय है कि टैलेंट की कमी पाकिस्तान क्रिकेट में कभी भी नहीं थी, ना आज है। सिर्फ कमी क्या है कि प्रेशर को ऑब्जर्व करने की, प्रेशर में खेलने की एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी की हमें कमी है। अब उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करे कि हम दूसरे टेस्ट के अंदर अच्छा कमबैक करें, अच्छा खेलें और उसको सीरीज को जो है वो एक एक से बराबर करें। तो आपके हिसाब से इस बार सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? बाबर आजम, टीम मैनेजमेंट या पूरी बैटिंग लाइनअप? अब आपने एंड पे मैंने आप पर छोड़ दिया है कि आपने बताना है कि अब हमारी जो इतनी वीडियो की लंबी डिबेट हुई है, इस पे एंड पे क्या नतीजा निकला है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, भी शेयर भी करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।